ये एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। दैट मीन्स ये डेलीरियम जो होता है इसका जो ऑनसेट होता है दैट इज एक्यूट ऑनसेट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर, एक्यूट साइकोटिक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। आया समझ? और इट कैन बी आल्सो called as acute confusional syndrome, acute confusional syndrome। आया समझ? हमने दो पॉइंट्स इसमें पढ़े। वन, डिलीरियम क्या क्या ऑनसेट क्या होता है इसका, डिलीरियम का ऑनसेट होता है एक्यूट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्यूट ब्रेन ऑर्गेनिक सिंड्रोम। इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट या कन्फ्यूजनल सिंड्रोम। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन्स होते हैं, पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस हो जाती है वो क्लाउडेड हो जाती है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। Delirium can be defined as an acute organic mental disorder, organic mental disorder characterized by, that is characterized by, इसको हम क्या होता है इस डिलीरियम में, इसको कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, देयर इज clouded of consciousness, clouded of consciousness। What do you mean by clouded of consciousness? That means there is impairment in the consciousness of the patient. Patient is not conscious about his surroundings, what actually happens, yani patient is not fully responsive to the stimulus, external stimulus। दैट मीन्स उस पेशेंट को हम बोलेंगे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस क्लाउडी हो गई होती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट इज पेशेंट बिकम्स डिसओरिएंटेड, disorientation। If you ask a patient what is time, what is place, who is the person, patient is not able, पेशेंट में वो एबिलिटी खत्म हो जाती, ही इज नॉट ओरिएंटेड अबाउट द टाइम, प्लेस एंड पर्सन, उसको हम बोलते हैं डिसओरिएंटेशन। व्हेन पेशेंट इज नॉट ओरिएंटेड अबाउट द टाइम, प्लेस एंड पर्सन, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसओरिएंटेशन। डिलीरियम में पहले क्या होता है, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इज डिसओरिएंटेशन। अब हमें आप में से मुझे कोई बता सकता है पहले इस पर्सन में टाइम का डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, पर्सन का हो जाएगा कि प्लेस का हो जाएगा? जरा बोलो। सबसे पहले जो डिसओरिएंटेशन हो जाती है ना वो टाइम की हो जाती है, पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट द टाइम। उसके बाद डिसओरिएंटेशन हो जाती है प्लेस की, पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट द प्लेस। उसके बाद जो डिसओरिएंटेशन हो जाती है दैट्स पर्सन। आया समझ? कभी कभार एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछता है कि डिलीरियम में सबसे पहले किस चीज की डिसओरिएंटेशन हो जाती है? सबसे पहले टाइम की हो जाएगी, उसके बाद प्लेस की हो जाए, उसके बाद पर्सन की हो जाएगी। हो गई दो पॉइंट्स। नंबर थर्ड पॉइंट, देयर इज डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। पेशेंट के जो परसेप्शन में है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। दैट मीन्स इसमें जो पेशेंट जो डिस्टर्बेंस आ जाती है परसेप्शन की, इसमें इल्यूजन्स भी होते हैं, इल्यूजन्स एज वेल एज हेल्यूसिनेशंस। आया समझ? डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन में क्या हो जाता है, पेशेंट में इल्यूजन भी होगा, पेशेंट में हेल्यूसिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन? इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन में देयर इज ए स्टिमुलस, रियल स्टिमुलस इज प्रेजेंट, बट पेशेंट इज मिस इंटरप्रेटिंग द स्टिमुलस। जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक रस्सी लटकी हुई है, पेशेंट को परसीव हो रहा है कि ये एक सांप है, ये स्नेक है। हेल्यूसिनेशन में देयर इज नो रियल स्टिमुलस, लेकिन पेशेंट जो है वो परसीव कर रहा है, फॉल्स परसेप्शन होता है पेशेंट में। आया समझ? ऑलवेज रिमेंबर, और मैंने आपको कल भी बोला था कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में कौन सा टाइप ऑफ हेलुसिनेशन कॉमन है? विजुअल हेलुसिनेशन। आया समझ? वायरस स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सा टाइप है? ऑडिटरी। आया समझ? उसके बाद नंबर 4 पॉइंट,
that is there occurs the impairment in retention of memories. Patient is not able to retain the memories. पेशेंट इज नॉट एबल टू रिटेन द मेमोरीज. पेशेंट में मेमोरी प्रॉब्लम भी हो जाती है. कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? मेमोरी प्रॉब्लम भी हो जाती है. आया समझ? पेशेंट इज नॉट एबल टू रिटेन द मेमोरी. ठीक है यहां तक? यहां तक ठीक है. अच्छा, अगर आपसे कोई अब पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीरियम एंड डिमेंशिया, आप बता सकते हो? एक डिलीरियम डिलीरियम डिमेंशिया, जरा बताओ क्या क्या. ये डिलीरियम है, डिमेंशिया है. इसमें क्या हो जाता है? डिलीरियम में देयर इज क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस. डिमेंशिया में क्या होता है? देयर इज फुल कॉन्शियसनेस, फुली कॉन्शियस होता है पेशेंट. देयर इज नो इंपेयरमेंट इन द कॉन्शियसनेस. नंबर सेकंड पॉइंट कोई बता सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एक्यूट ऑनसेट होता है, इसका क्रॉनिक ऑनसेट होता है. और कोई डिफरेंस? सर इसमें प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होता है. किसमें प्रोग्रेसिव होता है? डिमेंशिया में. शाबाश. इसमें प्रोग्रेसिव नहीं होता. इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? अगर इसमें प्रोग्रेसिव होगा दैट मींस इट विल टेक टाइम. इसमें होता है रिसेंट मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस. आया समझ? और कोई डिफरेंस? जैसे हमने इसमें पढ़ा था देयर इज इम्पेयर, डिलीरियम में अटेंशन इज इम्पेयर्ड, अटेंशन इज पुअर. इसमें पुअर अटेंशन होता है. पेशेंट इज नॉट, क्योंकि जब पेशेंट क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस है पेशेंट में, क्या वो फुली अटेंटिव होगा? नहीं होगा. उसमें अटेंशन पुअर होगा. व्हेयरएज इन डिमेंशिया उसमें अटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, गुड अटेंशन. तीन चीजें. इसका प्रोग्नोसिस, डिलीरियम का प्रोग्नोसिस गुड होता है. देयर इज गुड प्रोग्नोसिस, यानी पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं. पेशेंट इज फुली ट्रीटेबल. बट इन केस ऑफ डिमेंशिया इसका जो प्रोग्नोसिस है दैट्स पुअर. आया समझ? इसकी और भी डिफरेंस है लेकिन ये मेन डिफरेंसेस है. आया समझ? अब डिलीरियम को अगर आपको डिफाइन करना है, हाउ कैन यू डिफाइन द डिलीरियम? इट इज एन acute organic mental disorder that's characterized by number first clouded of consciousness, number second disorientation of time, place and person. There is disturbance in the perception and there occurs the impairment in retention of memories. आया समझ? अब अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है विच इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, हमने तीन मेन पढ़े ना, डिलीरियम, डिमेंशिया और एमनेस्टिक, ऑर्गेनिक एमनेस्टिक डिसऑर्डर पढ़ा हमने. ठीक है. इन तीन में से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर अगर है दैट इज डिलीरियम. डिलीरियम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर. आया समझ? उसके बाद इटियोलॉजी, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिलीरियम? इटियोलॉजी क्या है इसकी, कॉज क्या है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलीरियम इज हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज. हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है, पहले ही क्लास में बोला है, हमारा जो ब्रेन होता है दैट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. अगर हमारा ब्रेन सिर्फ मोर देन 4 मिनट तक विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है, उसके बाद ब्रेन बिगन्स टू डाई, ब्रेन सेल्स बिगन्स टू डाई. जब हाइपोक्सिया होता है इसमें क्या हो जाता है, देयर अकर्स द इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी. ठीक है. दैट मीन्स इंसेफेलोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलीरियम. हाइपोक्सिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज. और किससे हो सकता है डिलीरियम? Number second is intracranial hemorrhage. Intracranial hemorrhage, it is also the cause. और encephalitis, encephalitis से भी हो सकता है, meningitis से भी हो सकता है. और कोई cause head trauma अगर होगा, head trauma. और अगर ट्यूमर होगा ब्रेन में, ट्यूमर होगा. और हाइपोथायराइडिज्म से भी होता है, हाइपोथायराइडिज्म से भी होता है, टॉक्सिन से भी होता है. और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से भी होता है, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया से भी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया से भी होता है.
विटामिन B1 की डिफिशियंसी से भी होता है, डिफिशियंसी, इसको हम थायामीन डिफिशियंसी बोलते हैं, जिसको हम और एक नाम बोलते हैं वर्निक्स-कर्सकॉफस सिंड्रोम। और एक काज है डिलीरियम का, ये आपको यहाँ याद रखना है, दैट इज अल्कोहल, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डिलीरियम, ये याद रखना, ठीक है। आया समझ काजेस। अब आप ही मुझे बोलो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसमें, क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से, जरा बोलो एक एक करके। वेरी गुड, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद इल्यूजन्स, जो इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस, नंबर थर्ड, मुझे बोलो इनमें साइकोमोटर एक्टिविटी रिटार्ड होगी कि हाइपर एक्टिव होगी, इनमें दोनों होते हैं, आया समझ। हाइपो एक्टिव भी होता है, हाइपर एक्टिव भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन हाइपो एक्टिव होते हैं ये, दे आर हाइपो एक्टिव, इनकी साइकोमोटर एक्टिविटी हाइपो एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी लेस कॉमन होता है। और कोई क्लिनिकल फीचर, देयर इज अटेंशन इम्पेयरमेंट, अटेंशन इम्पेयरमेंट, और देयर इज रिसेंट मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस। ये और एक काज है, इसका काज में मैं एक चीज भूल गया बोलना आपको, जो डिलीरियम है ना, डिलीरियम, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें किसी टाइम किसी हद तक क्या रहता है, डिलीरियम रहता है। आपने देखा होगा अगर किसी की फॉर एग्जांपल जनरल एनेस्थीसिया हुआ होगा ना, उसकी सर्जरी हुई होगी, फॉर सम टाइम वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी पहचानने से इनकार करता है, उसको ये याद ही नहीं रहता है कि ये कौन है, ये कौन है, मैं कहाँ हूँ, आया समझ। दैट मीन्स मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में, दैट इज डिलीरियम, ठीक है। आया यहां तक समझ। कल मैंने आपको और एक पॉइंट बोला था, सन डाउनिंग सिम्टम्स, सन डाउनिंग सिम्टम्स, कौन कौन से होते हैं सन डाउनिंग सिम्टम्स। सन डाउनिंग सिम्टम्स उन सिम्टम्स को हम बोलते हैं जो क्या हो जाते हैं, जो इवनिंग में यानी आफ्टरनून में क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, विच अपीयर्स आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद जो या इवनिंग में जो अपीयर हो जाते हैं, जब आफ्ताब गुरूब हो जाता है, आफ्ताब गुरूब होने के साथ साथ ये सिम्टम्स दे बिकम वर्सन, वर्स हो जाते हैं, वर्सनिंग ऑफ दीज सिम्टम्स अकर्स। कौन कौन से सिम्टम्स हमने पढ़े, जरा बोलो सनडाउनिंग सिम्टम्स। नंबर फर्स्ट, कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई डिलीरियम इज आल्सो कॉल्ड एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। नंबर सेकंड, और अटैक्सिया, और Agitation. दे बिकम हाइपो एक्टिव, एजिटेशन, एजिटेशन इनमें नहीं होगा लेकिन दे बिकम हाइपो एक्टिव, ठीक है। अगर वहां से आपको अब क्वेश्चन पूछा जाता है सन डाउनिंग सिम्टम्स किस वाली कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ऑप्शन दिया है डिलीरियम, डिमेंशिया, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव, आप क्या लिखोगे, बोथ एंड बी। डिमेंशिया में भी प्रेजेंट होता है सन डाउनिंग सिंड्रोम, वायर एज इन डिलीरियम इसमें भी होता है, आया समझ। अच्छा मुझे आप बोलो, हमने ये क्लिनिकल फीचर सब पढ़े, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी, यानी किस चीज का सबसे ज्यादा रिस्क होता है इन पेशेंट्स में। वेरी गुड, इंजरी का। क्यों होता है, बिकॉज दे हैव क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, दे हैव पुअर अटेंशन, दे हैव इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस, यानी इंजरी का इनका मोस्ट ये रिस्क फैक्टर होता है। अब व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट, प्रोवाइड safe environment, risk free environment is the first priority, nursing priority in patients with delirium, or you will orient the patient, यानी आप पेशेंट को ओरिएंटेशन दोगे। अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है, पेशेंट इज हैविंग डिलीरियम, आप पेशेंट को बोलोगे यहाँ पे बाथरूम है, ये नर्स है, ये डॉक्टर है, आप उसको ओरिएंट कराओगे, आप हॉस्पिटल में हो, टाइम क्या है इस वक्त, ये बाथरूम है, यहाँ पे ये वार्ड है, ये नर्सिंग स्टेशन है, ये डॉक्टर्स रूम है, यू विल ओरिएंट द पेशेंट,
आया समझ। सेकंड प्रायोरिटी इज ओरिएंटेशन, आप पेशेंट को ओरिएंट कराओगे। आया समझ, ये भी पूछा जाता है। इसके लिए एक इनिशिएटिव की तैयार किया गया है। जो डिलीरियम होता है 50% ऑफ एल्डरली पेशेंट्स हु आर हॉस्पिटलाइज्ड, उनमें क्या हो जाता है, उनमें डिलीरियम हो जाता है। जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं 50% एल्डरली, यानी जो बूढ़े होते हैं, उनमें क्या देखा गया, उनमें डिलीरियम होता है। उसके लिए एक इनिशिएटिव तैयार किया गया, इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया इन हॉस्पिटल्स, उसको हम बोलते हैं हेल्प इनिशिएटिव, HELP, हेल्प इनिशिएटिव या हेल्प इनिशिएटिव प्रोग्राम। ठीक है, इस हेल्प इनिशिएटिव, ये भी कभी कभार एग्जामिनर पूछता है, हेल्प इनिशिएटिव किस वाली कंडीशन में हम देते हैं। आप याद रखोगे डिलीरियम में। व्हाट इज हेल्प, HELP, HELP। H मीन्स हॉस्पिटल, E मीन्स एल्डर, यानी एल्डरली, जो बूढ़े होते हैं। L मीन्स लाइफ, हॉस्पिटल एल्डरली लाइफ प्रोग्राम। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हम करते हैं किसके लिए, जो हॉस्पिटल में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, टू प्रिवेंट delirium in elderly patients who are hospitalized। जो हॉस्पिटल में एल्डरली पेशेंट्स है, उनको डिलीरियम से प्रिवेंट करने के लिए एक इनिशिएटिव तैयार किया गया है, उसको हम हेल्प इनिशिएटिव बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, ये भी आप याद रखो। इसमें पेशेंट, जो भी एल्डरली पेशेंट्स होते हैं ना, उनको कंटिन्यूस बेसिस पे हम रीओरिएंट कराते हैं अबाउट द टाइम, प्लेस एंड पर्सन, क्योंकि ये भूल जाते हैं, क्योंकि इनमें भूलने की बीमारी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमको और रीओरिएंटेशन प्रोग्राम्स देते हैं। और इनको क्या फुली हाइड्रेट किया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, प्रॉपर डाइट दिया जाता है। इनकी जो इन्वायरमेंट है वो सेफ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इनकी स्लीप को इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, और इनको मोबिलाइजेशन, अर्ली मोबिलाइजेशन के लिए हम मोटिवेट करते हैं। आया समझ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। चलिए जी आगे। नो सर। अब व्हाट इज द मैनेजमेंट, हाउ कैन वी मैनेज। मैनेजमेंट में पहले ये आएगा, अगर एल्डरली पेशेंट है उसको हेल्प करेंगे, हेल्प प्रोग्राम। ठीक है, अब कोई ऐसा ड्रग है जिससे ये डिलीरियम को ठीक किया जा सकता है। हाँ, इसमें हम एंटीसाइकोटिक ड्रग एक देते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग, दैट इज हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या काम करता है, कैसे करता है। और एक ड्रग देते हैं, हेलोपेरिडोल भी देते हैं, और एक ड्रग देते हैं ओलंजापिन। आया समझ? अगर हमें रूल आउट हुआ है कि पेशेंट जो है उसमें क्या है, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से डिलीरियम हुआ होता है। आपने देखा होगा जो भी हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होती है ना, उसमें ज़्यादा चक्कर आ जाता है ना उन पेशेंट्स को। दैट मीन्स उनमें क्या हुआ होता है, डिलीरियम हुआ होता है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया इज द कॉज ऑफ डिलीरियम, उस पेशेंट को हम क्या देंगे, उनको हम क्या देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया को किससे ट्रीट करते हैं, पता है किसी को? हाइपोग्लाइसीमिया में कौन सा फ्लूइड देते हैं हम? हाँ, ये मन पाई। हाइपोग्लाइसीमिया पता नहीं है कैसे ट्रीट करते हैं। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है उसको क्या देते हैं हम? डेक्स्ट्रोज। वेरी गुड, हम उसको 25% या 50% डेक्स्ट्रोज देते हैं। आया समझ? डेक्स्ट्रोज देते हैं। तो इन्हें शुरू हुआ नहीं। आया समझ? हाइपोग्लाइसीमिया। मैंने आपको और एक काज बोला था ऑन द बेस ऑफ इटियोलॉजी में, हमने बोला था कि थायामीन की डिफिशिएंसी से भी होता है, और इन पेशेंट्स को हम थायामीन भी देते हैं, 100 mg हम थायामीन देते हैं, 100 mg IV देते हैं थायामीन इनको। आया समझ? आया समझे? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? मैनेजमेंट में हम कौन कौन से ड्रग्स देते हैं? मैंने बोला इसमें एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। नंबर फर्स्ट देते हैं हम हेलोपेरिडोल देते हैं या ओलंजापाइन देते हैं। और अगर इसका काज रूल आउट हुआ है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हुआ है, फिर हम देंगे क्या, डेक्स्ट्रोज 25% 50% डेक्स्ट्रोज देंगे। थायामीन की डिफिशिएंसी से अगर हुआ है फिर हम इनको थायामीन भी देते हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है फिर हम इनको एंटीबायोटिक्स भी देंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द इटियोलॉजी। आया समझ? इटियोलॉजी, ठीक है।
और एक डिसऑर्डर इसमें रहता है अब, दैट इज एमनिस्टिक, ऑर्गेनिक एमनिस्टिक सिंड्रोम, ऑर्गेनिक एमनिस्टिक सिंड्रोम, ऑर्गेनिक एमनिस्टिक सिंड्रोम, एमनिस्टिक सिंड्रोम। ऑर्गेनिक आपको आया समझ, व्हाट इज दिस एमनिस्टिक? एमनिस्टिक मींस एमनीशिया, एमनीशिया, एमनीशिया हमने पहले ही बोला, व्हेन देयर अकर्स द सीवियर मेमोरी लॉस, Fever loss of severe, patient is not able to recall, patient is not able to retain the past experiences। जब patient अपनी जो याददाश्त है वो रिटेन करने की क्षमता जो है वो खो देता है, patient is not able to recall or retain the past experiences, patient is अपनी याददाश्त रिटेन करे उस कंडीशन को हम बोलते हैं एमनीशिया। अब एमनीशिया भी इट इज आल्सो ए डिसऑर्डर which is included in organic mental disorder, that's why it's called organic amnestic syndrome। अब इसमें क्या होता है, सिंपल आपको याद रखना है, इसमें रिसेंट मेमोरी लॉस हो जाती है, रिसेंट मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस। डिमेंशिया में हमने पढ़ा था, उसमें प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस हो जाती है। प्रोग्रेसिव मैंने आपको एग्जांपल दी थी, पेशेंट को 10 या 20 साल पहले कार ड्राइविंग आती थी, क्या आती थी? कार ड्राइविंग। लेकिन अभी इस वक्त पेशेंट को कार ड्राइविंग नहीं आ रही है, दैट मींस उसमें कौन सा टाइप ऑफ एमनीशिया हुआ है, कौन सा टाइप ऑफ मेमोरी लॉस हुआ है? प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। लेकिन इन ऑर्गेनिक एमनिस्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट इज नॉट एबल टू रिटेन द रिसेंट मेमोरीज, रिसेंट मेमोरीज, पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि मैंने पेन कहाँ रखा, मेरी डायरी कहाँ है, आया समझ? इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एमनिस्टिक सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट की जो डे से लेकर वीक तक, एक वीक तक की जो मेमोरीज होती है, पेशेंट इज नॉट एबल टू रिटेन, आया समझ? दिस इज ऑर्गेनिक एमनिस्टिक सिंड्रोम। और यहां पे याद रखो, यहां पे सिर्फ मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्या हो जाती है? मेमोरी की प्रॉब्लम, एक तो मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी एक इंसान में मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है, इज दैट पर्सन एन इंटेलिजेंट पर्सन और अनइंटेलिजेंट पर्सन? unintelligent. अनइंटेलिजेंट। यह सोदे कथा, यस नफरस जल्दी गछ क्वेश्चन याद, रिटेन कर जल्दी, वो काबिल होता है कि वो वाला पर्सन जो रिटेन नहीं कर पाता, तमिस क्या वनान, तमिस वनान ना काबिल, आया समझ? दैट मीन्स ऑर्गेनिक एमनिस्टिक डिसऑर्डर जो है, इसमें दो चीजें होती है, एक तो मेमोरी लॉस, पेशेंट इज नॉट एबल टू रिटेन द पास्ट एक्सपीरियंस या रिसेंट मेमोरीज, जिसकी वजह से पेशेंट की जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है, आया समझ? बट देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस, पेशेंट इज फुली कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ जाती है, अटेंशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ जाती है, सिर्फ दो चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ जाती है, वन इज मेमोरी, अनदर इज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, आया समझ? आया समझ? ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। अब इसमें अदर जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स है उनमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एंड वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इन तीनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। और उनमें यही आता है जो अदर्स ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, उसमें यही डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आ जाते हैं जिनका कोई ऑर्गेनिक काज है, लाइक कैटाटोनिक डिसऑर्डर अगर ऑर्गेनिक है, मूड डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है जिनका ऑर्गेनिक काज है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? मुझे बोलो यहाँ तक किसी